नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसमें कोई शक नहीं है कि अंबानी फैमिली कोई सा भी प्लान करती है तो वो इंडिया के अंदर एक ट्रेंड बन जाता है दोस्तों। और इस वर्ष वो क्या प्लान कर रहे हैं, तो इस वर्ष इंडिया के अंदर सबसे महंगी शादी होने वाली है इनके सबसे यंगेस्ट बेटे यानी कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ। वैसे तो ये शादी 12 जुलाई को है, जिस दिन ये दोनों एक दूसरे के बंधन में यहाँ पे बन जाएंगे दोस्तों। लेकिन 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक प्री वेडिंग सेरेमनी होना है गुजरात के जामनगर में। और इस प्री वेडिंग सेरेमनी में दुनिया के कई बड़े हस्ती यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें जो मेटा है जिनके अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप आता है, उनके सीईओ मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर यहाँ पे बिल गेट्स और कई बड़ी हस्तियां यहाँ पे इसमें शामिल होने जा रही है। चाहे गूगल के आप सीईओ ले लीजिए, सुंदर पिचाई हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, रोहित शर्मा हो गए, कई बड़ी यहाँ पे हस्ती जो रिहाना है वो तक यहाँ पे सब इसमें शामिल होने जा रही है। लेकिन हम इस वेडिंग में आ रहे एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनकी कंपनी कह लीजिए कि इस दुनिया पे राज करती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों, है ना, कि दुनिया के अंदर जितने भी यहाँ पे कह लीजिए कि बॉन्ड्स और शेयर्स है उसका 10% हिस्सा अकेले इस कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हैं जो अंबानी, मुकेश अंबानी के सबसे यंगेस्ट बेटे। यहाँ पे इनकी टोटल 3 बेटे बेटी यहाँ पे है। उनमें सबसे जो बड़े हैं उनका नाम है आकाश अंबानी। उसके बाद फिर यहाँ पे ईशा अंबानी आती है जो कि इनकी बेटी है। और सबसे जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, इनका रिलायंस के अंदर पोजीशन क्या है दोस्तों, तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है प्लस साथ में जो रिलायंस रिटेल वेंचर है उसके ये बोर्ड ऑन द डायरेक्टर है। और साथ में इनकी शादी किनसे होने जा रही है, तो राधिका मर्चेंट के साथ। वैसे तो ये शादी कब होगा दोस्तों, तो 12 जुलाई को होने वाला है, लेकिन 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में इनका प्री वेडिंग सेरेमनी होना है। और इस सेरेमनी में यहाँ पे कह लीजिए कि कई बड़ी यहाँ पे हस्तियां शामिल हो रही है, जैसे कि आप ये चेहरा से आप वाकिफ होंगे यहाँ पे, है ना। ये हैं जो मेटा है ना, मेटा इनकॉर्पोरेशन, उसके सीईओ मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स यहाँ पे। इसके अलावा आपको हम अगर जो एक लिस्ट दे, है ना, ये लिस्ट में केवल उनके नाम यहाँ पे शामिल है जो कि इंडिया से बाहर बड़ी हस्ती यहाँ पे, जैसे कि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, मॉर्गन स्टैनले जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उनके सीईओ टेड पिक, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर यहाँ पे बिल गेट्स तो आपने जान ही लिया। यहाँ पे डिज्नी प्लस के जो सीईओ है बॉब ईगर, ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक, है ना। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस कंपनी के बारे में और जिस शख्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, उनमें आप ध्यान रखिएगा, है ना। हम इनके बारे में बात करेंगे ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के बारे में। एडनॉक के सीईओ सुल्तान अहमद अल जाबेर इसमें शामिल होने वाले हैं। एल रॉथस्चाइल्ड चेयर लिन फॉरेस्टर शामिल होने वाले हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन ब्रेन थॉमस शामिल होने वाले हैं। ब्लैक स्टोन के चेयरमैन स्टीफन अक्सवारमैन शामिल होने वाले हैं। कतर प्रीमायर मोहम्मद बिन अल रहमान भी शामिल होने वाले यहाँ पे। एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण जो कि अगेन यहाँ पे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी एडोबी के यहाँ पे सीईओ है। लूपा सिस्टम के सीईओ इसमें आने वाले हैं। हिल हाउस कैपिटल फाउंडर जोंग ली इसमें आने वाले हैं। एक्सोर के सीईओ यहाँ पे आने वाले हैं। तो कई बड़ी यहाँ पे हस्तियां यहाँ पे कह लीजिए कि इसमें शामिल होने जा रही है दोस्तों, है ना। लेकिन हम आज की पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे, है ना, बात करेंगे ब्लैक रॉक के बारे में, है ना। अगर जो आप मानते हो कि इलोन मस्क इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है यहाँ पे, जो भले ही लाइमलाइट में नहीं आता हो, उसका नाम है लैरी फिंक। ये किस कंपनी के मालिक है, तो आपने जाना यहाँ पे ब्लैक रॉक, है ना। ब्लैक रॉक एक ऐसा शैडो कंपनी है दोस्तों यहाँ पे जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अगर जो हम ऐसा कहें तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। चीन भी इस कंपनी को अपने यहाँ आने से नहीं रोक पाया दोस्तों, है ना। एक शॉर्ट में यहाँ पे अगर जो हम जान ले कि आखिरकार ये कंपनी इतना, है ना, ताकतवर है, इसके पीछे वजह क्या है यहाँ पे, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ब्लैक रॉक कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है ना, जो कि सरकार को और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पे एक सलाहकार के रूप में उनके एसेट को मैनेज करने के लिए जानी जाती है दोस्तों। इनका, है ना, जो कह लीजिए कि AUM इसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, है ना। इसका स्तर कहाँ पहुंच चुका है, 10 ट्रिलियन डॉलर, है ना। आपने सही सुना दोस्तों, यहाँ पे 10 ट्रिलियन डॉलर। 10 ट्रिलियन डॉलर का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया की पूरी जीडीपी का 2.5 गुना और अमेरिका की जीडीपी का आधा अकेले इस कंपनी के द्वारा, है ना, क्योंकि इसका वर्थ है 10 ट्रिलियन डॉलर, है ना। तो ये
इंडिया के जीडीपी का 2.5 गुना हो जाता है और अमेरिका के जीडीपी का आधा होता है। इतने वर्थ का ये एसेट मैनेज करती है दोस्तों। इनके एसेट में होते क्या है, तो आपने जाना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो एसेट हो गए, जैसे कि शेयर हो गए, और सरकार के द्वारा जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उसको ये मैनेज करती है दोस्तों। यहाँ पे है ना, बॉन्ड में जो पेंशन स्कीम वगैरह हो गए उन सबको भी मैनेज करने का काम इसी कंपनी के अंदर आता है। जब कोविड आया तब उस वक्त भी यहाँ पे अमेरिका को जो संभालने का काम किया तो इसी कंपनी के द्वारा किया गया। 2008 में जो इंटरनेशनल यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिला था, एक जो वर्ल्ड रिसेशन देखने को मिला था, उसमें भी इसी कंपनी के द्वारा यहाँ पे संभाला गया। तो आपने जाना यहाँ पे कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे एक सलाहकार कंपनी है। और इनके सीईओ यहाँ पे कौन है, तो लैरी फिंक इनका नाम है। इस कंपनी की शुरुआत 1988 में किया गया था दोस्तों। यहाँ पे वैसे तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में पड़ता है, लेकिन इसका जो यहाँ पे कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना। आप देख सकते हैं कि इसका ये हेड क्वार्टर, ब्लैक रॉक का हेड क्वार्टर यहाँ पे न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगर जो इस कंपनी के टाइप के बारे में बात कर ले तो ये पूरी तरह से यहाँ पे पब्लिक है, यानी कि स्टॉक मार्केट पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है दोस्तों, है ना। इस कंपनी का इंडस्ट्री टाइप क्या है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। आज से 36 साल पहले 1988 में लैरी फिंक के व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे इसको फाउंड किया जाता है। इसके साथ साथ और कौन फाउंडर थे यहाँ पे, तो सुसान वैगनार थे, लैरी फिंक तो थे ही यहाँ पे जो मेन थे, और रॉबर्ट एस कैपिटो थे यहाँ पे दोस्तों, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक के आज 70 से ज़्यादा ऑफिसेस है 30 से ज़्यादा कंट्री में, और इनके क्लाइंट जो है यहाँ पे दोस्तों वो 100 से ज़्यादा देशों में यहाँ पे फैले हुए हैं। आपको बता दें यहाँ पे कि ये तो एक है ना मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी तो है ही, यानी कि एक तरीके से सलाह देने का काम करती है। दुनिया में इनके अलावा 2 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है वैनगार्ड ग्रुप और स्टेट स्ट्रीट, जो कि दुनिया के 70% जो यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट का हिस्सा है वो कंट्रोल करती है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना प्लस ये फॉर्चून 500 कंपनी के अंदर भी यहाँ पे ये शामिल है ना। चलिए यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से इसका शुरुआत किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का शुरुआत यहाँ पे 1988 में किया गया था। फिंक कंपनी के सीईओ और चेयरमैन भी हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक के बारे में यहाँ पे, है ना, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। फिंक ने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी, है ना। आप ये सोच सकते हैं यहाँ पे कि ये जो किसी तरीके का कोई MBA वगैरह किए होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, है ना। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन इनका पैसा कमाने का ऐसा चस्का लगा कि महज, है ना, कम उम्र में ही ये शेयर मार्केट में आ गए थे दोस्तों। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत महज 23 साल की उम्र में बोस्टन डायनेमिक्स, जो कि एक बैंक था, उससे शुरुआत किया गया था। इनको श्रेय दिया जाता है डेट सिंडिकेशन बैंक को भी शुरुआत करने के लिए यहाँ पे दोस्तों, है ना। 31 साल की उम्र में, है ना, वो उसी बैंक को, यानी कि बोस्टन डायनेमिक्स को, जिसको 23 साल की उम्र में यहाँ पे ज्वाइन किए थे, उसको ये $1 अरब कमा के देते हैं, यानी कि $1 बिलियन यहाँ पे कमा के देते हैं महज 1 सालों के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि इतने बड़े यहाँ पे जब ये प्रॉफिट कमाते हैं तो और ज़्यादा ये कह लीजिए कि, है ना, इनका जो रिस्क एपेटाइट है वो और बढ़ जाता है और ज़्यादा जोखिम लेना ये शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके अगले ही वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर में ही इस बैंक को यहाँ पे $10 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हो जाता है लैरी फिंक के यहाँ पे वजह से। इसलिए इस बैंक से यहाँ पे कह लीजिए कि इनको निकाल दिया जाता है, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे छुट्टी कर दिया जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद जो लैरी फिंक है वो अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला लेते हैं, और इसमें इनको हेल्प मिलता है किनके द्वारा, जो आप जाने यहाँ पे किस वेडिंग में आने वाले हैं एक और यहाँ पे, वो हैं ब्लैक स्टोन के सीईओ, है ना। ये है ब्लैक रॉक के सीईओ की बात कर रहे हैं हम, लैरी फिंक। ये ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में यहाँ पे, है ना, जो कि सीक्रेटली पूरी दुनिया को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो वर्थ है वो $10 ट्रिलियन है यहाँ पे दोस्तों, है ना। अगर जो हम बात करें कि इस कंपनी का, यानी कि ब्लैक रॉक जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हो गया अल्फाबेट, है ना, जो कि यहाँ पे गूगल का पेरेंट कंपनी है, मेटा जिसके अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप आता है, और कह लीजिए कि यहाँ पे टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, है ना। इन तमाम बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े यहाँ पे हिस्से जो है, शेयर्स जो है इस कंपनी के हाथ में है दोस्तों। लगभग 5% लगभग हर एक बड़ी कंपनियों का जो शेयर है इस कंपनी के अंडर आता है यहाँ पे। तो एसेट मैनेजमेंट इनका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो कह लीजिए कि जब इन्होंने अपना मन बना लिया, जब इनको उस कंपनी से, बोस्टन डायनेमिक्स से फायर कर दिया गया था यहाँ पे, है ना, क्योंकि इनकी वजह से ज़्यादा का लॉस हो गया था, लगभग $10 यहाँ पे करोड़ का यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे खुद जब ये कंपनी बनाने का फैसला लेते हैं तो इनको हेल्प मिलता है इन्वेस्टर और ब्लैक स्टोन इंक के फाउंडर स्टीव स्वार्जमैन, ये भी यहाँ पे इस प्री वेडिंग में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको हेल्प किस रूप में मिलता है दोस्तों, तो ये दोनों फिंक और यहाँ पे
जो ये स्टीव श्वार्ज़मैन है $50 लाख का यहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। देख सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद ये जो यहाँ पे जिस चीज़ का शुरुआत करते हैं, जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी का शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले जीई नाम की एक कंपनी था, उन्होंने यहाँ पे अपना कुछ एसेट संभालने को इनके जिम्मे देता है और इस काम को बखूबी निभाते हैं फिंक। और यहाँ पे कह लीजिए कि अगले महज 5 वर्षों के अंदर अंदर ही कह लीजिए कि इसके अंडर जो यहाँ पे मैनेजमेंट का वर्थ था, है ना, एसेट अंडर जो मैनेजमेंट था दोस्तों, वो $20 अरब पहुंच चुका होता है यहाँ पे, है ना। एसेट आप समझ रहे होंगे कि जो किसी बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पे इतने सारे पैसे लगे होते हैं अलग अलग, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या फिर अलग अलग यहाँ पे कंपनियों में, तो इस एसेट को मैनेज करना इस कंपनी के अंदर है, एक तरीके से सलाहकार के रूप में, है ना। अगर जो कह लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी इस तरीके से अगर जो उनके एसेट को मैनेज नहीं करेगी तो उनका बहुत सारा पैसा इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए सरकार को भी बहुत जरूरी होता है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यहाँ पे हो, है ना, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखे। लेकिन फिंक और स्टीव में धीरे धीरे मतभेद होने शुरू हो गए थे दोस्तों। यहाँ पे इनकी कंपनी बहुत अच्छी कर रही थी, महज 5 वर्षों के अंदर $20 अरब यानी कि $20 बिलियन तक यहाँ पे इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट पहुंच चुका था। लेकिन फिर आगे किसी तरीके से यहाँ पे, है ना, मतभेद होने के कारण दोनों अलग अलग हो जाते हैं, है ना। और आज देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक दुनिया में कंपनियों और सरकारों के एसेट को मैनेज करती है। इसमें जो पेंशन फंड है जो कि सरकार के द्वारा ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेंशन स्कीम जो होते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना, उसको भी इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, वो कह लीजिए कि चाइना से डरती है, उनको अपने अंदर आने नहीं देती। जैसे कि गूगल का सर्विसेज, जो यूट्यूब वगैरह हो गया, गूगल वगैरह हो गया, वो चाइना में नहीं चलता है दोस्तों। और यहाँ पे कह लीजिए कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह, वो भी नहीं चलता है। लेकिन इस कंपनी को चीन भी यहाँ पे कह लीजिए कि रोक नहीं पाया, है ना। जैसा कि आपने जाना कि फंड मैनेज करने के मामले में 3 बड़ी कंपनियां हैं। एक तो हो गया खुद ये ब्लैक रॉक, और इसके अलावा जो वैनगार्ड है, और एक स्टेट स्ट्रीट है ना। इन तीनों का मिला दे तो दुनिया का जो 70% यहाँ पे एसेट है, इन तीनों के द्वारा ही यहाँ पे मैनेज किया जाता है दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के कारण ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और इसमें इनको अवार्ड भी यहाँ पे मिल चुका है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, है ना, कि चाइना भी खुद को यहाँ पे इसको अपने अंदर आने से रोक नहीं पाया था। जब यहाँ पे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, जब कई बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज कंपनियां, यहाँ पे लेमन ब्रदर का जो पूरा ये मामला हुआ था, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे गिर गई थी दोस्तों, है ना। उस वक्त भी अमेरिका की सरकार ने यहाँ पे ब्लैक रॉक का ही सहारा लिया था, यहाँ पे रिसेशन वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह से उभरने के लिए, यहाँ पे, है ना। वो अलग कहानी है कि इसी कंपनी को, है ना, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसी को इसका जिम्मेवार यहाँ पे ठहराया गया था कि इतना बड़ा जो यहाँ पे क्राइसिस आया था उसके पीछे इसी का हाथ था वगैरह यहाँ पे, है ना। तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्सी चलता है। आप देख सकते हैं कि 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण बॉन्ड मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे हिल गया था, तो एक बार फिर से ब्लैक रॉक ने ही अमेरिका की ओर से यहाँ पे इसकी जो पूरी जिम्मेदारी थी यहाँ पे बॉन्ड मार्केट का, वो संभालने का काम किया था, है ना। लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि चूंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री के जो यहाँ पे मालिक है मुकेश अंबानी, उनके छोटे बेटे की प्री वेडिंग में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री से भी इनका कनेक्शन है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे कह लीजिए कि ये फिंक जो है यहाँ पे, लैरी फिंक जो है यहाँ पे, है ना, लैरी पेज से मत कंफ्यूज कीजिएगा। लैरी पेज गूगल के यहाँ पे कह लीजिए कि वन ऑफ द फाउंडर है सर्गेई ब्रिन के साथ यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल यानी कि 2023 के अक्टूबर में भी इनका भारत आना हुआ था। तब इन्होंने यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंबानी के साथ यहाँ पे मुलाकात किया था यहाँ पे दोस्तों, है ना। फिंक ने नवी मुंबई में जियो कैंपस और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया था जब ये लास्ट टाइम अक्टूबर 2023 में यहाँ पे आए थे, है ना। तो मुंबई में जो जियो कैंपस है और जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, उसका दौरा इन्होंने किया था। साथ ही उन्होंने रिलायंस की सीनियर लीडरशिप से भी मुलाकात की थी। उससे पहले जुलाई में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने एक जॉइंट वेंचर डिजिटल फर्स्ट एसेट मैनेजर लॉन्च भी किया था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस से इसका करीबी यहाँ पे रिश्ता है दोस्तों। अगस्त में रिलायंस की एजीएम किसको बोलते हैं, तो एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि इस वर्ष के यहाँ पे अगस्त में होना है, उसके लिए देखिए फिंक ने क्या कहा था कि ब्लैक रॉक भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ब्लैक रॉक ने 2 डीएसपी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन फिर इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। तो ये एक अलग मामला है, लेकिन रिलायंस के साथ इनका यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे
है ना रिलेशन है दोस्तों। तो इन शॉर्ट में अगर जो हम बात करें इस कंपनी को लेकर यहाँ पे, है ना, तो आप नोट कर सकते हैं कि ये जो लैरी फिंक है जिनके द्वारा 1988 में इस कंपनी का शुरुआत किया गया था, तो ब्लैक रॉक के अंदर जो एसेट अंडर मैनेज यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर इनका जो एसेट आता है उसका वर्थ कितना है, $10 ट्रिलियन का। चाहे वो कह लीजिए कि सरकार हो गया या फिर प्राइवेट कंपनी हो गए, तो इनके एसेट हो चाहे सरकार के एसेट हो यहाँ पे, है ना, ये इसी कंपनी के द्वारा मोर और लेस यहाँ पे कह लीजिए कि मैनेज किया जाता है दोस्तों, है ना। तो अगर जो हम कहें कि अगर जो इन शॉर्ट में इस कंपनी के बारे में बोलना हो तो ये एक दुनिया का ऐसे शैडो बैंक है जो कि यहाँ पे सीक्रेटली पूरी दुनिया को यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों कंट्रोल करती है, क्योंकि इसका जो वर्थ है एसेट मैनेजमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा है। कैसा लगा आपको वीडियो लैरी फिंक के बारे में जानकर, जिन्होंने अपने शुरुआत भले ही यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़कर किया था, लेकिन फिर ये स्टॉक मार्केट में आ गए, अपना बैंक इन्होंने खोला, है ना, एसेट को मैनेज करना शुरू किया, है ना। जिस कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया उसको 1 साल में कह लीजिए कि या फिर अगले 5 वर्षों में इन्होंने $1 अरब कमा कर दिया, लेकिन वहां से इनको फिर फायर कर दिया गया। फिर ये एक और यहाँ पे जो कि ब्लैक स्टोन के सीईओ के साथ यहाँ पे मिलकर जो कि 50 लाख का एक पार्टनरशिप करते हैं और एक कंपनी शुरुआत करते हैं। उसके बाद तो ये पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं। आज दुनिया की जो शीर्ष कंपनियां हैं, चाहे टेस्ला को उठा लीजिए, अमेजन को उठा लीजिए, मेटा को उठा लीजिए, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट को उठा लीजिए, एप्पल को उठा लीजिए, हर एक बड़ी कंपनियों में इनके यहाँ पे 5% से ज़्यादा का शेयर यहाँ पे हिस्सेदारी आज इनके पास मौजूद है। प्लस यहाँ पे जो सरकारी बॉन्ड होता है उनके अंदर भी इनका हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।